बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम एनालिसिस करने जा रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 13 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। अब चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के नाम से एक टॉपिक है। इसके अंदर आपको एक एग्जांपल वो पूछ सकता है या एमसीक्यू पूछ सकता है कि चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि चार्जेस को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं और वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिखे हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और याद रखना आपने चार्ज को प्रोड्यूस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है जी हमारे पास फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट चार्जेस, और दूसरा हमारे पास मेथड होता है इंडक्शन का, जो हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ये आपने याद रखना है कि रिपल्शन जो है ये एक शॉर्टेस्ट चार्ज है। रिपल्शन का भी मतलब यही है कि बॉडीज के ऊपर क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आपको एक बात यहां से समझ आनी चाहिए इस डायग्राम से कि सबसे पहले बॉडीज न्यूट्रल होती हैं। उन न्यूट्रल बॉडीज के पास हम एक चार्ज्ड बॉडी को लेके जाते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो इन न्यूट्रल बॉडी, किसी भी न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं। अब जरा गौर से आप देखें तो उसने पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी थी उसने नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। इस तरह से इस बॉडी के ऊपर हमारे पास क्या, और जब हम इन दोनों बॉडीज को अलग कर देंगे यानी नेगेटिव अलग और पॉजिटिव अलग, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों बॉडीज के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। जो पहले न्यूट्रल थी अब इनके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और इसी मेथड को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने लाजमी याद करना है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप लॉन्ग में बहुत दफा आया हुआ है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो इसकी आपने ये वाली डायग्राम लाजमी बनानी है। उसके बाद ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। अब यहां से डेफिनेशन के बाद ये जहां से अब मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, यहां से इसकी लिखी हुई है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, और ये कंस्ट्रक्शन जाएगी हमारे पास इस पॉइंट तक, यहां तक इसकी सारी की सारी कंस्ट्रक्शन थी। तो यहां से हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। मैं कंस्ट्रक्शन को एक और तरीके से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कंस्ट्रक्शन कौन सी थी और हमारे पास डेफिनेशन कौन सी थी। जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करने के बाद नेक्स्ट जाना है तो हमारे पास यहाँ पे डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने जरा ध्यान से देखना है। अगर आप ये दो डायग्राम गौर से देखते हैं तो अगर हमने इस बॉडी को, इस इलेक्ट्रोस्कोप को सबसे पहले चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद इसके जो गोल्ड लीव्स होंगे, ये गोल्ड लीव्स जो होते हैं इनमें डाइवर्जेंस प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी ये फैल जाएंगे बिल्कुल इस तरह से। अब जब ये फैल जाएंगे, अगर हम इनके पास किसी एक चार्ज्ड बॉडी को लेके जाते हैं, किसी भी एक बॉडी को लेके जाते हैं, अगर तो इसकी डाइवर्जेंस इंक्रीज या डिक्रीज होती है, दैट मीन्स उसके ऊपर चार्ज मौजूद है। और अगर इसकी डाइवर्जेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती और इसकी पोजीशन सेम रहती है, दैट मीन्स उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। दूसरा है जी चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इंडक्शन, इंडक्शन मेथड से। इंडक्शन मेथड से आप किस तरह से चार्ज करेंगे ये सारा कुछ उसने आपको लिख के बताया हुआ है। इंडक्शन मेथड में आप क्या करेंगे, सिंपली कि आप पहले उस न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी को लेके जाएंगे। वो जी, तो जैसे ही आप उसको चार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे, पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो रिपेल हो जाएंगे इस नेगेटिव बॉडी से और वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की तरफ से आ जाएंगे। जब आप उसको इस ग्राउंड की मदद से नेगेटिव चार्जेस को बाहर निकाल लेंगे तो इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस मौजूद रह जाएंगे। इस तरह से आप इंडक्शन की मेथड से इसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा मेथड है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ। अब जैसे ही इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास, ये हमने इसको सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, जैसे ही हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया जी, तो जैसे ही हम इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद था तो इसकी डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, कम।
इस तरह से हम डिटेक्शन ऑफ चार्ज कर सकते हैं। अगर हमें देखना हो कि कोई भी बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, इसकी मौजूदगी का पता हम इस तरह से लगाते हैं कि हमारे पास अगर एक चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप है और अगर हम उसके पास एक बॉडी को लेके गए हैं, जैसे ही हम उस बॉडी के पास लेके जाएंगे, अगर तो इसकी डाइवर्जेंस में कमी होती है या ज़्यादा होती है इसकी डाइवर्जेंस, तो फिर हम समझेंगे कि हमने जो बॉडी पकड़ी हुई है वो चार्ज्ड है। अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई डाइवर्जेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, दैट मीन्स वो बॉडी क्या है, इंसुलेटर है। इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की मार्किंग आपने ध्यान से देखनी है। कूलम लॉ के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है, और in 1785 experimentally established the fundamental law of electric field between stationary charges। इसके ऊपर आपने लिखना है इसका इंट्रोडक्शन या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, तो कूलम्स लॉ की ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। ये सारी की सारी कूलम्स लॉ की डेफिनेशन है या स्टेटमेंट आप इसको कहेंगे बेहतर तो ये है। इसके बाद ये उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। स्टेटमेंट के बाद ये सारी की सारी उसकी डेरिवेशन लिखी हुई है हमारे पास। आपने ये डेरिवेशन लाजमी तौर पर याद रखनी है। उसके बाद ये सारी उसकी डेरिवेशन लिखी हुई है, ये डेरिवेशन आपने याद रखनी है जी। इतनी जो लाइनें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेरिवेशन आ जाएगी। डेरिवेशन के बाद अब आएगा कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट जो है हमारे पास K इज डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, और उसके बाद ये हमारे पास K की वैल्यू लिखी हुई है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कूलम लॉ जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर वैलिड है। और पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं, बोर्ड में बहुत दफा डेफिनेशन आई हुई है, whose sizes are very small as compared to distance between them। ये हमारे पास पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये कूलम लॉ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। स्टूडेंट्स 13.1 एग्जाम्पल जो है ये जो आपके पास सामने लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बोर्ड में बहुत दफा शॉर्ट में भी आ चुकी है, लॉन्ग में भी आ चुकी है, इसलिए आपने इसको भी याद रखना है। अब स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखा हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ये आपने याद रखना है, एसआई यूनिट कूलम होता है और ये इक्वल होता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछता है, तो आपने इसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये आपके सामने लिखी है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास शॉर्ट में पूछा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखा हुआ है, आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला को भी देखना है। उसके बाद ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी आप मार्कअप कर लीजिएगा। ये भी बोर्ड में बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई है। ये एक एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट हमेशा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक एमसीक्यू है, इसको भी आपने याद रखना है। और इसकी डायरेक्शन हमेशा वही होती है जिस डायरेक्शन के अंदर टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही होती है। इसके बाद ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा शॉर्ट आते होते हैं हमारे पास। वो कहता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस। और ये लाइंस जो हैं इनको, इन लाइंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस। और इन्हीं लाइन ऑफ फोर्सेस को हम नाम देते होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये जो लाइंस थी हमारे पास, ये माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस की थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि लाइंस किसने इंट्रोड्यूस की थी जी, माइकल फैराडे ने। ये हमारे पास इमेजिनरी लाइंस थी, ये एमसीक्यू है। उसके बाद वो कहता है कि जहाँ पे फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस के लिए हमेशा आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव चार्जेस के लिए हमेशा इनवर्ड होंगी, और इनके दरमियान स्पेसिंग जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। ये डायग्राम में आप देखेंगे तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आ रही, अंदर की तरफ आ रही हैं।
उसके बाद ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क होता है, वर्क ऑन अ अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी एक चार्ज बहुत दूर पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर वर्क करके उसको फील्ड के अंदर लेके आते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, V इक्वल होता है W/Q, यानी वर्क ऑन द चार्ज। उसके बाद इसका यूनिट जो है वो जाउल पर कूलम होता है। और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास आप लोग डेफिनेशन बताएं जी जाउल 1 वोल्ट की। तो ये 1 वोल्ट की हमारे पास डेफिनेशन है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आप ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को हाईलाइट कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले से आपका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व होना है और वो बहुत आसान है, इसको भी अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद ये कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। इन ऑर्डर टू स्टोर चार्ज द डिवाइस कॉल्ड कैपेसिटर इज यूज्ड। आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ये उसकी आगे कंस्ट्रक्शन लिखी है जी, ये आपने याद रखना है कि ये उसकी कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से इसको मैं किसी एक और कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन थी जी हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये कैपेसिटर की डायग्राम है और ये नीचे सारी की सारी उसकी अब वर्किंग स्टार्ट हो गई है। ये सारी वर्किंग है जी, और यहाँ तक वर्किंग आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से जो अब आपको हाईलाइट मैं करके दे रहा हूँ, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इक्वल्स टू CV आ जाएगा। अब यहाँ पे जो C है ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम नाम देते होते हैं कैपेसिटेंस का। किसका नाम देते हैं जी? कैपेसिटेंस का। अब कैपेसिटेंस क्या होती है हमारे पास? कैपेसिटेंस एबिलिटी होती है किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की। इसका फार्मूला होता है C इक्वल्स टू Q/V और ये हमारे पास कैपेसिटेंस की फैरेड की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये हमारे पास फैरेड की डेफिनेशन लिखी हुई है और ये हमारे पास कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ऐसा यूनिट जो होता है कैपेसिटेंस का वो हमेशा हमारे पास फैरेड होता है। और फैरेड चूंकि एक बहुत बड़ा यूनिट है इसलिए हम छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नैनो फैरेड, पिको फैरेड और माइक्रो फैरेड। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 13.2 जो है ये भी बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछी जा चुकी है, आपने इसको भी ध्यान से याद रखना है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास लॉन्ग में बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं। ये सारी की सारी आपने उनकी डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन के साथ साथ एक बात आपने अपने दिमाग में बिठा कर रखनी है कि ये उनकी जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो किसी भी किस्म के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये सारी डेरिवेशन है नीचे तक। ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन था, ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन स्टार्ट हुआ। ये सीरीज कम्बिनेशन की डायग्राम है, ये आपने डायग्राम बनानी है और यहाँ से फिर उसकी सारी की सारी आगे डेरिवेशन स्टार्ट हो जाती है, आपने उसकी डेरिवेशन भी याद रखनी है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो आ जाएगा जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ये सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अगर आपको शॉर्ट आता है तो आपने उसके अंदर ये सारे का सारा पैराग्राफ लिखना है जी। उसके बाद हमारे पास पेपर कैपेसिटर का शॉर्ट आ सकता है, ये पेपर कैपेसिटर का शॉर्ट है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये मीका कैपेसिटर का शॉर्ट आ सकता है आपको। उसके बाद ये आपको वेरिएबल कैपेसिटर का शॉर्ट आ सकता था, यहाँ से लेके और नीचे तक, यहाँ तक आपको ये वेरिएबल कैपेसिटर वो पूछ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ से एक MCQ यूज़ हो सकता है कि कौन सा कैपेसिटर जो है वो हमारे पास यूज़ होता है ट्यूनिंग ऑफ रेडियोस के अंदर, तो वो कौन सा कैपेसिटर होगा? वेरिएबल कैपेसिटर होगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर को भी आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर भी बहुत आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है।
उसके बाद यूजेस ऑफ कैपेसिटर हैं। ये यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स के आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये सबसे पहले यूजेस ऑफ कैपेसिटर हैं, उसके बाद ये दूसरे यूजेस ऑफ कैपेसिटर हैं। इनको जब आप पढ़ेंगे तो इनके अंदर से आपको यूजेस ऑफ कैपेसिटर जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर जो है ये हमारे पास शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसको आपने याद रखना है कि ये जो एलर्जन पर्सनस होते हैं उनको रिलीव देने के लिए, उनको सुकून देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग जो एक दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग में आ चुका है, इसके अंदर आपने एज इट इज़ ये सारे का सारा छापा लगाना है। आपके टीचर्स ने आपको ये समझा दिया होगा। उसके बाद लाइटनिंग है। लाइटनिंग हमारे पास शॉर्ट में आता है। अगर आपको शॉर्ट में लाइटनिंग की सिर्फ डेफिनेशन है तो आपने ये सारे का सारा पैराग्राफ उसके अंदर लिखना है, जिसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे कि लाइटनिंग प्रोड्यूस किस तरह से होती है और लाइटनिंग किस तरह से इफेक्ट करती है। उसके डिसएडवांटेजेस जो हैं या उसको प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है, ये लाइटनिंग की प्रिवेंटेशन के मेथड को लिखा गया है। उसके बाद फायर एंड एक्सप्लोजन का ये टॉपिक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, फायर एंड एक्सप्लोजन, फायर और एक्सप्लोजन का। और इस तरह से चैप्टर नंबर 13 आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।